साल 1959 ईरान के तत्कालीन शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उनकी पत्नी अमेरिका के राजकीय यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट अइज़नहॉवर शाही जोड़े का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट तक चल कर गए। व्हाइट हाउस में शाही जोड़े के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। भोज के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के तारीफ में कसीदे पढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान मध्य एशिया में अमेरिका का एक मजबूत और भरोसेमंद साथी है। बदले में शाह ने अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते को खून से भी गाढ़ा बताया और ईरानी लोगों को अमेरिका का सच्चा मित्र कहा। अगले दिन ईरान के शाह और उनकी पत्नी वाशिंगटन की सड़क पर ओपन जीप परेड में शामिल हुए। तब उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ अमेरिकी जनता खड़ी थी। ईरानी शाह की अमेरिका में ये केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने उन्हें एक राजसी मेहमान की तरह सम्मान दिया। लेकिन आज 66 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर इतिहास का सबसे बड़ा सफल सैन्य हमला करते हैं। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। ईरान अमेरिका को दुनिया में हो रही सभी बुराइयों का जड़ बताता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते खून से भी गाढ़े थे, वो आज एक दूसरे के खून बहाने पर क्यों आमादा हैं? साल दर साल अमेरिका और ईरान के रिश्ते में कैसे बदलाव आया, उसी को आज समझते हैं। आप आखिर तक बने रहिए। आज की कहानी शुरू होती है 30 के दशक से। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी यानी AIOC या एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी APOC, जो भी कहें, बस एक ही है, एक ही कंपनी। तो इस कंपनी को ईरान के साउथ वेस्ट में तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला। साल 1930 में कंपनी ने उस समय के ईरानी शासक के साथ समझौता किया और तेल गैस निकालना शुरू कर दिया। ईरान से जितना तेल और गैस प्रोड्यूस होता, उसका ज्यादातर लाभ ब्रिटेन और फ्रांस को मिलता था। थोड़ा बहुत हिस्सा अमेरिका को भी मिलता था, क्योंकि ये कंपनियां वहीं की थी। लेकिन तेल और गैस भंडार के मालिक यानी ईरान को बहुत थोड़ा मिलता था। ऐसा इसलिए होता था, जैसे मैंने पहले बताया, कि गैस और तेल प्रोड्यूस करने वाली ये कंपनियां इन्हीं देशों की थी। मतलब माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। यहाँ महाराज ईरान हुआ और मिर्जा हुए अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकी। सालों तक ये चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की पाप का घड़ा भरने लगा। ईरानी जनता को ये समझ आने लगा कि उनके संसाधनों को लूटकर ये तीनों विदेशी देश अपनी तिजोरी भर रहे हैं और एक दिन उन्हें कंगाली के कगार पर लाकर छोड़ देंगे। लिहाजा ये मांग तेज होने लगी कि तेल से होने वाली कमाई का ज्यादा हिस्सा ईरान में ही रहना चाहिए। ये मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। जनता में उठ रहे इसी उबाल के बीच 28 अप्रैल 1951 को ईरान के तत्कालीन शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने मोहम्मद मोसद्देक को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और इसके बाद ईरान में खेल तेजी से बदलने लगा। मोहम्मद मोसद्देक जनता में बेहद लोकप्रिय थे। वो भी उसी मत के थे कि ईरान से निकलने वाले तेल और गैस की कमाई विदेश न जाकर ईरान में ही रहनी चाहिए और उस पैसे से ईरान की तरक्की होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए तेल और गैस निकालने वाली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसा करने के बाद इन कंपनियों के पूरे मुनाफे पर केवल और केवल ईरान की सरकार और वहां की जनता का अधिकार हो गया। इस फैसले का ईरान की जनता ने खूब स्वागत किया, क्योंकि सालों से वो इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों से ईरान से तेल और गैस निकालकर अपना जेब गर्म करने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने इसे धोखा बताया। ब्रिटेन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, व्यापार का नुकसान हुआ, लेकिन ईरानी जनता का आत्मसम्मान बढ़ा। अब ब्रिटेन और अमेरिका लग गए ईरान का घर फोड़ने में। साथ फ्रांस भी आया, थोड़ा कम।
इन तीनों देशों ने गुपचुप तरीके से अपने अपने खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया, सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और इन सब रास्तों से 1953 में वहां के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोसदेक को सत्ता से हटवा दिया। ईरान की सेना ने ही अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। पद से हटाए गए प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, इतिहास में इतना सब कुछ करने के बाद आज यही मुल्क पूरी दुनिया में लोकतंत्र बचाओ चिल्लाते हैं। खैर, जब मोसदेक सत्ता से हटे तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में ईरान की बागडोर आई। ये वही शाह हैं जिन्होंने 1951 में मोहम्मद मोसदेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था ईरान का। अब 3 साल बाद ये खुद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की मदद से ईरान के सर्वोसर्वा बन गए। जाहिर तौर पर शाह ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के दुलारे बने रहे। शाह के शासन में इन देशों से ईरान के संबंध बहुत बेहतर हुए। इजराइल से भी तब बेहतर रिश्ते थे ईरान के। और फिर आया साल 1959 जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उनकी पत्नी अमेरिका में खूब मान सम्मान पाते हैं। उसी किस्से से आज के वीडियो की हमने शुरुआत की। इस दौरे के बाद तो अमेरिका ने ईरान के लिए अपना खजाना ही खोल दिया। अमेरिका ने ईरान को आधुनिक हथियार, तकनीकी मदद और भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दी। ये वो दौर था जब तेहरान में अमेरिकियों को वीआईपी माना जाता था और ईरानी युवाओं के बीच अमेरिकन स्टाइल का जबरदस्त क्रेज था। हॉलीवुड फिल्में, जैज संगीत और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई तक में ये प्रभाव दिखता था। इस सब से जाहिर होता है कि ये वो वक्त था जब ईरान और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन कहते हैं ना, एक सा वक्त किसी का नहीं रहता। सो ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध भी शुरू हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में सभी विपक्षी नेताओं को खत्म कराया। विपक्ष का नाम ईरान से हटाने में जुट गए। वो ये सारी कोशिश करने लगे जिससे कभी उनके शासन का कोई विरोध करे, लेकिन विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट ईरान से साफ कर दिए गए, जो तब ईरान में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में थे, क्योंकि तब पूरे इलाके में सोवियत संघ का खासा प्रभाव था। ईरान में बोलने और यहाँ तक कि सोचने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बढ़ते विरोध से निपटने के लिए इसी दौर में वहां के शाह ने खुफिया पुलिस सवाक का निर्माण किया, इसे बनाया। फिर सवाक ने बड़ी क्रूरता और गोपनीयता से विरोध में उठ रहे और उठने की कोशिश करने वाले हर आवाज को खामोश किया। कम्युनिस्ट लगभग पूरे ईरान से साफ कर दिए गए, लेकिन शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और तमाम क्रूरताओं के बाद भी जनता एक विपक्षी खेमे की तरफ झुकने लगी। ये खेमा था मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स का। शाह ये सब जान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन बड़े विद्रोह के डर से वो इस गुट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इस गुट के नेता थे अयातुल्लाह खुमैनी, जो तब ईरान से बाहर फ्रांस में रहते थे, लेकिन देश में उनका काफी दखल था, या कहें तो बाहर रहकर वो ईरान में शाह के प्रति भड़के गुस्से को आवाज दे रहे थे। तब उनके भाषणों के टेप को स्मगल करके ईरान लाया जाता था। ये टेप नमाज के बाद मस्जिदों से बजाए जाते थे। इन सब तरीकों से खुमैनी ने शाह के खिलाफ विद्रोह की जमीन को तैयार किया। फिर आया साल 1979। ईरान का स्टूडेंट रेवोल्यूशन अपने मुकाम पर पहुंचा। जबरदस्त विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की वजह से तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के बहुत करीबी थे, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। ईरान में एक बार फिर तख्ता पलट हुआ। खुमैनी फ्रांस से लौटे। उन्होंने अपने लोगों को आगे किया और स्टूडेंट रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन बता दिया। इसी रेवोल्यूशन के बाद ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस पूरे कालखंड को, मतलब ईरान में हुए रेवोल्यूशन को, चाहे वो स्टूडेंट रेवोल्यूशन हो या इस्लामिक, अगर आप बेहतर तरीके से और मजे मजे में समझना चाहें तो स्क्रीन पर जो ये किताब है उसको पढ़ लीजिए। ये कॉमिक बुक है, बहुत ही आसान अंग्रेजी में सब कुछ बताया गया है। जब ईरान से अमेरिकी समर्थित शाह की विदाई हुई और खुमैनी ने सत्ता संभाला तो अमेरिका ईरान के बीच दुश्मनी के नए अध्याय की शुरुआत हुई। अमेरिका ने इस रिजीम को खतरनाक बताया और ईरान ने अमेरिका सहित इजराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया। चूंकि शाह ने ईरान में बड़ी आबादी को यातना दी थी,
आंदोलन के दौरान, क्रांति के दौरान सेना और पुलिस से आंदोलनकारियों को मरवाया था। जब शाह ईरान छोड़कर बाहर गए, अमेरिका पहुंचे और वहां उनको शरण मिल गई, तो नाराज छात्रों का गुस्सा, ईरान के नाराज छात्रों का गुस्सा अमेरिका पर भी निकला। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। ये तनातनी लगभग 400 दिन चली। फिर 1980 में अमेरिका ने ईरान से सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए, ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और खोमेनी सरकार को आतंकी समर्थक करार दिया। इतिहास का यही वो मोड़ है जहां से अमेरिका ईरान एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 बन गए। अब आज पर लौटते हैं। अभी जो तनाव है उसके बीच भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मौजूदा रिजीम को बदलने की बात कही। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में जो रिजीम आया खोमैनी का, वो अमेरिका की सुनता नहीं है और अमेरिका चाहता है कि ईरान में वही शासक रहे जो उसकी बात सुने और माने। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अमेरिका ईरान संबंधों को क्या हमने आपके लिए बेहतर और आसान तरीके से समझाया है? ये जो दुश्मनी है उसके लिए एक समझ की खिड़की आपके लिए खुली है। कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई तो वो भी बताइएगा। विस्तार से के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।